हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन। तो आइए आज हम फिर अकाउंट्स के एक नए टॉपिक में बात करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या होती है? जैसे कि हम मैथ्स में बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड साइन कॉस थीटा और बहुत सारी चीजें। साइंस में बात करते हैं तो ए, उसमें कुछ रिएक्शन, कुछ कंपोजिशन, ऐसे तरह तरह की चीजें होती हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग की भी कुछ टर्म होती हैं। चाहे आप हिंदी में अकाउंट्स पढ़ें, चाहे आप इंग्लिश में, आपको वो टर्म्स पता होना चाहिए। और उन टर्म्स में अगर आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छे से अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज आपको वही टर्म्स बताने आई हूँ कि वो टर्म्स में क्या डिफरेंसेस है और वो टर्म्स होती क्या क्या है। तो चलिए बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहला टर्म मैंने यूज किया है एक्सपेंसेस। Any additional money spent operating the company that is not associated with the production of saleable product and services. Example of expenses include office supplies, lease for the place of business, and employee wages. Expenses. Expenses को सुनते ही आप लोगों को लगता होगा खर्चा। हाँ, खर्चा ही है, बिल्कुल खर्चा है। लेकिन क्या होता है ना, बिजनेस में बहुत तरह के खर्चे होते हैं, जिसकी आगे आने वाली स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। कुछ खर्चे फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं और कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका कोई प्रोडक्शन से और सेल से कोई मतलब नहीं होता। ये वही तरह के एक्सपेंसेस है। मतलब आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आप सेल करें या ना करें, ये आपको एक्सपेंसेस बियर करना ही पड़ेंगे। जैसे कि आपने रेंट पर कोई बिजनेस का प्रीमाइसेस ले रखा है, तो अभी आप उसमें प्रोडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे? आपने अगर वो मकान या कोई भी ऑफिस रेंट पे ले रखा है तो आपको उसका रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस के लिए आपको करना ही है। जैसे एम्प्लॉय की वेजेस है, आप उससे काम लेंगे या नहीं लेंगे, आपको उसको वेजेस पेड करना है क्योंकि आपने उसको एज ए एम्प्लॉयमेंट अपॉइंट किया हुआ है। तो कुछ एक्सपेंसेस बिजनेस में ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, ऑपरेशन करेंगे तो होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेशन से रिलेशन नहीं होता है। रेवेन्यू, all incoming money from selling product and services or generating through company additional assets before expenses are taken into account, also referred to as a gross income. क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि ये वो रेवेन्यू है जिसमें हमने हमारा प्रोडक्ट सिर्फ सेल किया है, इसमें से कोई भी हमने एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं किए हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि अगर मैंने मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 20,000 रुपीज डिसाइड किया है तो 20,000 रुपीज इज माई रेवेन्यू, जिसको हम ग्रॉस इनकम बोलते हैं। इसमें से हमारे कोई भी एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं हुए हैं। सिर्फ ये वो पैसा है जो मैंने अपने प्रोडक्ट को सेल किया है, अपनी सर्विसेज को देकर अर्न किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि रेवेन्यू हमारा नेट प्रॉफिट है या नेट इनकम है। नहीं, क्योंकि जब हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमको कई तरह के एक्सपेंसेस भी पेमेंट करने होते हैं। लेकिन रेवेन्यू उस चीज को कंसिडर नहीं करता। रेवेन्यू सिर्फ ये मानता है कि मैंने अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज इतने में बेचा तो वो मेरा रेवेन्यू है। नेट इनकम, the company total profit or loss if negative once cost and expenses are subtract from revenue। जैसे मैंने अभी आपको रेवेन्यू की बात समझाई कि रेवेन्यू में क्या है कि जितने में हमने प्रोडक्ट सेल किया या सर्विसेज सेल करी वो हमारी रेवेन्यू हो गई, उसमें से हमने कोई भी एक्सपेंसेस लेस नहीं किया। लेकिन अगर आप उसमें से कोई भी एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, डेफिनेटली आप प्रोडक्शन करते तो कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं, वो लॉस भी अगर आपने लेस कर दिया तो जो बचता है वो आपकी नेट इनकम है। ये जरूरी नहीं कि नेट इनकम हर बार पॉजिटिव में हो, कई बार ये माइनस में भी हो सकती है जिसको हम नेट लॉस बोलेंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पॉजिटिव मिले। ग्रॉस इनकम आपका हमेशा पॉजिटिव होगा जिसको हम रेवेन्यू बोल रहे हैं, लेकिन नेट इनकम हमेशा पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, डिडक्शन ऑफ टैक्सेस इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन आर इंक्लूडेड। अब नेट इनकम में हम लोग वो एक्सपेंसेस लेस करते हैं जो कैश में होते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हम कैश में नहीं पेमेंट करते हैं कई बार, और जो हम बाद में हमारी नेट इनकम निकलने के बाद भी पेमेंट करते हैं। कैश में भी होते हैं लेकिन कई बार हमको उनको बाद में पे करना होता है। वो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? टैक्सेस, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। अभी टैक्सेस, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन होता क्या है? टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, गिफ्ट टैक्स,
और अभी तो हमारा सबसे ज्यादा जो लगता है जीएसटी, ये सब टैक्सेस है जो आपको पेमेंट करना होते हैं और आपके ये हमेशा आपकी नेट इनकम के ऊपर निकलते हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था कि आपने नेट इनकम में से जब आपने रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस लेस करे तो फिर ये एक्सपेंसेस क्यों नहीं लेस करें? ये एक्सपेंसेस इसलिए लेस नहीं होते क्योंकि ये आपकी नेट इनकम पर ही चार्ज होते हैं। तो जब तक आप नेट इनकम नहीं निकालेंगे आप ये एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं कर सकते। तो नेट इनकम में आपकी निकलने के बाद ही आप उसमें से टैक्सेस माइनस करते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट जैसे आपकी कोई डिबेंचर होल्डर है या आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है तो आप उनको इंटरेस्ट पे करते हो। अब इंटरेस्ट भी हम बाद में क्यों डिडक्ट करते हैं? एक्चुअली ये माना जाता है कि इंटरेस्ट हमारी, जब लाइबिलिटीज को हम प्रेफरेंस देते हैं तो इंटरेस्ट हमारी बाद के प्रेफरेंसेस में आता है। पहले हम आउटसाइडर्स को पेमेंट करते हैं और इंटरेस्ट डेफिनेटली हमारा आउटसाइडर लाइबिलिटी है, पर वो उतना आउटसाइडर नहीं होता जितना कि बाकी और क्रेडिटर्स हैं और दूसरे बैंक लोन वगैरह आते हैं। तो डिबेंचर्स को हम बाद में ट्रीट करते हैं। और डेप्रिसिएशन जैसा कि पता ही है कि असेट्स की वैल्यू टाइम बाय टाइम डिक्रीज होती जाती है। तो टाइम बाय टाइम जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि एक समय बाद वो मशीन पूरी खत्म हो चुकी है, मतलब वो फुली डेप्रिशिएटेड हो चुकी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये भी आप इसको हर ईयर शो करते जाते हैं। ये जो अकाउंटिंग मेथड्स है कि इनको कैसे शो करते हैं, क्या करते हैं, जब अपन अकाउंट्स करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये तीनों एक्सपेंसेस हमेशा नेट इनकम निकलने के बाद आते हैं और इनको माइनस करने के बाद जो एक्चुअल बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। यहाँ मैंने 4 तरह के बाइफर्ग्रेशन किए हैं एक्सपेंसेस के। फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस की बात करते हैं। पेमेंट लाइक रेंट दैट विल हैपन ए रेगुलर शेड्यूल कैलेंडर, जैसे कि मकान का रेंट है, ऑफिस का रेंट है, तो ये आपको रेगुलर इंटरवल में पे करना ही होगा। जैसे कि सैलरी है, रेगुलर इंटरवल में पे करना होगी, हर मंथ के मंथ आपको देनी होगी। तो ये फिक्स्ड है। आप प्रोडक्शन करें ना करें, प्रोडक्शन ज्यादा हो कम हो, सेल हो नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक्सपेंसेस लाइक लेबर कॉस्ट दैट में चेंज इन ए गिवन टाइम पीरियड। जैसे कि लेबर है तो लेबर को आप डेफिनेटली कई बार प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं, तो वो वेरिएबल होता है कि जितना प्रोडक्शन उतना पेमेंट। इसके अलावा जैसे अगर हम बोले रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस है या और भी कोई टूल्स के एक्सपेंसेस है, वो वेरिएबल है क्योंकि जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना सेल्स करेंगे, आपको उतना ही पेमेंट करना होगा। accrued expenses and expenses that has been not yet paid। कुछ expenses ऐसे होते हैं पर हो तो गए पर आपने पेमेंट नहीं करा, पर आपने कर हो गए हैं, आपको पेमेंट आज नहीं तो कल करना ही होगा उनका, तो वो एक्सपेंसेस एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। और जब भी हम हमारे फाइनल अकाउंट्स या कहीं भी बिजनेस के बनाते हैं तो हम एक्रूड एक्सपेंसेस को जरूर इन्वॉल्व करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंडिचर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, प्रोप्राइटरी टैक्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, देखिए अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लग रहा होगा कि वेरिएबल एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या अंतर है। हाँ, कई बार हम लोग जब हम हमारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो कई जगह हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, कई बार हम वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखते हैं और कुछ कॉमन एक्सपेंसेस को दोनों जगह डाल देते हैं, लेकिन इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से एसोसिएटेड नहीं होते, जैसे टैक्सेस वगैरह है, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर है, तो ये तो आप करा के ही रखते हैं। आप ये सोचते हैं कि इस तरह के एक्सपेंसेस हमें होना ही है फ्यूचर में, और ये आपके प्रोडक्शन से कोई एसोसिएटेड नहीं है, मतलब आप प्रोडक्शन करें नहीं करें आप इंश्योरेंस कराएंगे, आपको टैक्स पे करना ही है। तो ये सब वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं डेबिट, क्रेडिट और इनवॉइस की। डेबिट और क्रेडिट वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि हर अकाउंट्स के, जैसा कि हमने ट्रांजैक्शन की बात करी कि हर ट्रांजैक्शन दो दो साइड्स को अफेक्ट करता है और उसके बहुत सारे अकाउंट, मतलब जितने अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, इनका 3 मेन बाइफर्केशन है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हर अकाउंट्स के दो साइड्स हैं। तो दो साइड्स कौन से हैं, जिसको अगर हम नॉर्मल अकाउंटिंग टर्म में नहीं बोलते तो एक बोलते हैं एक रिसीवर और एक गिवर, लेनदार और देनदार। लेकिन अकाउंटिंग टर्म में आप ऐसे नहीं बोलते ये लेनदार देनदार, ऐसे नहीं चलता। अकाउंटिंग टर्म में आप बोलते हो एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड क्या होती है, चलिए बात करते हैं। डेबिट,
An entry on a balance sheet that increase assets value or decrease liability and equity value or incoming payment. कहने का मतलब ये है कि ऐसी अकाउंटिंग एंट्री जिससे हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है, हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है या हमारी लायबिलिटीज कम हो जाती है, और इक्विटी वैल्यू जो हमारे ऑनर हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो कम हो जाता है हमारे इनकमिंग से। मतलब डेबिट साइड हमेशा इनकमिंग साइड होता है जिसमें हमारे पास कुछ आता है बिजनेस में, तो आता है तो हमेशा असेट साइड में शो होता है। इसलिए डेबिट साइड में हमेशा ये माना जाता है कि ये रिसीवर साइड है और ये हमारी असेट्स की वैल्यूज को हमेशा इंक्रीज करता है या हमारी लाइबिलिटीज को डिक्रीज करता है। दोनों का मतलब एक ही हुआ, या तो असेट्स बढ़ जाए या लाइबिलिटी कम हो जाए, बात एक ही है। क्रेडिट साइड क्या होती है? एन एंट्री ऑन ए बैलेंस शीट दैट डिक्रीज असेट्स वैल्यू और इंक्रीज लाइबिलिटी एंड इक्विटी वैल्यूज। इसका जस्ट अपोजिट गिवर साइड बोल लो, जो देने वाला है। जो देगा तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू तो कम हो गई, उसकी वैल्यू कम हुई ना। अगर आप सिर्फ एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे कि मैंने आपको कुछ दिया तो मतलब मेरे पास से तो गया तो मेरी वैल्यू तो कम हो गई, तो मेरी वैल्यू कम हुई मतलब इट मींस इट्स डिक्रीज, तो मेरा वैल्यू कम हुआ है। और जब मेरी वैल्यू कम हुई तो वो वैल्यू जो मेरी असेट्स को कम करती है वो क्रेडिट होती है। और ये दूसरे साइड से अगर मैं बोली जाए तो ये होता है कि मेरी लाइबिलिटीज को ये इंक्रीज कर देता है और मेरी इक्विटी वैल्यूज को ये इंक्रीज करता है। थोड़ा सा पढ़ने में ऐसा लगता है कि इक्विटीज वैल्यूज को कैसे इंक्रीज करता है, लाइबिलिटीज को कैसे इंक्रीज करता है। इसके 3 अकाउंट के 6 रूल हैं जो कि आपको मेरे आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने को मिलेंगे कि डेबिट और क्रेडिट कैसे अलग अकाउंट के साथ वर्क करते हैं। पर बेसिक फंडा यही है कि डेबिट हमेशा रिसीवर साइड है जिसमें इनकमिंग होता है और क्रेडिट हमेशा गिवर साइड है जो हमेशा देता है। इनवॉइस, एन इनवॉइस शो द अमाउंट ऑफ मनी ऑन फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड। इनवॉइस क्या होता है, जिसको अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो बिल। बिल होता है जिसमें आप ये देख पता होता है कि हमने कितना क्वांटिटी में और कितनी सर्विसेज को खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है, उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। तो मैं ये बात बोलूं कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो डिटेल ब्यौरा लिखा जाता है जिसको आप एज ए प्रमाण यूज कर सकते हैं, एज ए वाउचर, कि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको यूज कर सकते हो, वो इनवॉइस कहलाता है। कई बार होता है ना कि हमें पसंद नहीं आता कोई चीज, हमने परचेस करी और हमें लगता नहीं अच्छा नहीं है, तो बोलता है आप ये बिल को अवेयर के रखना। बिल क्या है? बिल इज इनवॉइस, जिसको हम वाउचर बोलते हैं। अगर आप उसको संभाल के रखते हैं तो आप कई बार उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, कि डिपेंड करता है पॉलिसीज पर कि वो जिससे आपने परचेस किया उसका पॉलिसीज कैसा है। तो इनवॉइस में आपके ट्रांजैक्शन का डिटेल ब्यौरा होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत कम टर्मिनोलॉजी यहाँ एक्सप्लेन करी, हाँ, क्योंकि मेरे इसके 2 और लेक्चर्स है जिसमें मैंने और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को आपको एक्सप्लेन किया है जो आपको आपके अकाउंट्स को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।